कुछ ही महीनों बाद बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। ये दो अलग अलग राजनीतिक मॉडल्स की टक्कर है। होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई नेता लगातार बंगाल जा रहे हैं, बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अभी भी टीएमसी का कैडर बहुत मजबूत है। अखंड विश्लेषण में आज बात करेंगे बंगाल के चुनाव की। कुछ ही महीनों बाद बंगाल में चुनाव होने हैं। बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। वहीं ममता बनर्जी भी पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुकी है। दरअसल बंगाल का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, दो दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग राजनीतिक मॉडल्स की लड़ाई है। ये दो अलग अलग राजनीतिक मॉडल्स की टक्कर है। तीन फैक्टर्स यहां सबसे अहम होंगे। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये तीन फैक्टर क्या हैं। ये तीन फैक्टर हैं, सबसे पहले महिला वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स और हिंदू एकजुटता। ये तीन फैक्टर होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोकल बनाम बाहरी, जो ममता लगातार बात कर रही है, नारा दे रही है, और एक और फैक्टर वो है बांग्लादेशी घुसपैठिए, जो बंगाल में काफी ज्यादा है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी बात करती रही है, लगातार बीजेपी बोलती रही है। आइए आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं और क्या कमजोर पॉइंट्स हैं। टीएमसी के क्या स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, क्या कमजोर पॉइंट्स हैं। मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी वहां चुनाव जीतना चाहती है और किन मुद्दों को लेकर टीएमसी, ममता बनर्जी अपना किला बचाना चाहती है। दरअसल बीजेपी बड़ी संगठनात्मक तैयारी कर रही है। वो पार्टी ने राज्य को 5 जोन में बांट रखा है। करीब 100 के लग से ज्यादा बड़े नेता, सीनियर नेता पार्टी के वहां ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच लगातार जा रहे हैं। जो लोकल बूथ स्तर है उस पर काम चल रहा है, वहां तक पहुंचने की गहन कोशिश हो रही है। स्थानीय संगठन, जो लोकल लेवल पर संगठन है, उसे और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। आपने देखा होगा होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कई नेता लगातार बंगाल जा रहे हैं, बंगाल का दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। रही बात मुद्दे की, तो पार्टी यहां विकास बार बार कह रही है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल का विकास ही नहीं हुआ, तो विकास का मुद्दा उठा रही, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही जोर शोर से। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है, साथ ही घुसपैठियों का मुद्दा, ये 4 मुद्दे बीजेपी उठा रही है बड़े ही अग्रेसिव तरीके से। और एक और अहम बात है, हालांकि ये अभी चर्चा चल रही है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, वो ये कि हो सकता है बीजेपी कोई अपना सीएम का चेहरा भी इस बार पहले घोषित कर दे। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ये संभावना जताई जा रही है। और इससे जो ममता बनर्जी लगातार ये बाहरी बनाम लोकल की जो बात करती है, बीजेपी को बाहरी पार्टी करार देती है, अगर पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती है, चेहरा घोषित कर देती है, तो ममता के इस नैरेटिव को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हो सकता है इस बार पार्टी कोई सीएम का चेहरा यहां घोषित करे। 200 प्लस सीटों का लक्ष्य जो है बीजेपी ने रखा है। तो ये
स्ट्रांग पॉइंट्स हैं जहां बीजेपी काम कर रही है, जिसके बूते ये उम्मीद लगा रही है कि वो सरकार में आएगी, ममता को सत्ता से बेदखल करेगी। अगर आप उनकी कमजोरियों की बात करें तो ये बात सही है कि संगठनात्मक लोकल लेवल पर पार्टी की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन अभी भी टीएमसी का कैडर बहुत मजबूत है। अभी भी पार्टी को टीएमसी के कैडर को टक्कर देने के लिए अपने संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, लोकल स्तर पर और मजबूत होना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। साथ ही ममता का टीएमसी का जो एक खास वोट बैंक है, उस वोट बैंक को तोड़ना, वही वोट बैंक ममता का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, और उस वोट बैंक को तोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छी बात यह है कि नॉर्थ बंगाल यानी जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे इलाकों में बीजेपी की काफ़ी अच्छी पकड़ है, बीजेपी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। शहरी और युवाओं में, जो अर्बन वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, उनमें भी बीजेपी की अच्छी पैठ है। हिंदू वोटर्स वो एकजुट अगर होते हैं तो वो बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। पार्टी की कोशिश भी यही है इन वोटर्स को एकजुट करने की, कि अगर 60-65% वोट भी उनका आता है तो पार्टी अच्छी स्थिति में होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ज़मीनी कैडर जो है वो टीएमसी से कम है और स्थानीय नेतृत्व की कमी है। कोई ऐसा लोकल बड़ा नेता नहीं है जिसके नाम पर वहां चुनाव लड़ा जा सके। यही वजह है कि ममता लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है कि यह पार्टी दिल्ली से कंट्रोल होती है, रिमोट दिल्ली में है और दिल्ली के रिमोट से राज्य का भला नहीं होगा। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की टीएमसी के जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, एक तो उनका ग्राउंड पर कनेक्शन बहुत मजबूत है। उनकी रणनीति ग्रासरूट लेवल पर छोटी छोटी सभाओं के जरिए, पदयात्राएं, छोटे छोटे अभियान, मोहल्ला सभा, लोगों से मिलना जुलना, इस पर केंद्रित है। तो ये टीएमसी का, ये ममता का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। एक तो कैडर, दूसरा ग्राउंड लेवल पर उनकी मौजूदगी, अच्छी मौजूदगी, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। इसके अलावा कई वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार योजना, बेरोजगारी भत्ता जैसे स्कीम्स हैं, जिसका ममता खूब प्रचार कर रही है। लक्ष्मी भंडार योजना में महिलाओं को टारगेट कर रही हैं। उनको लग रहा है कि इस योजना से का जितना प्रचार प्रसार करेगी, जितने लोगों तक पहुंचेगा, महिलाएं उनके साथ होंगी। बेरोजगारी भत्ता योजना में युवाओं को टारगेट करने की कोशिश है, युवा मतदाताओं को टारगेट करने की कोशिश है। गिग वर्कर्स को लेकर जो वेलफेयर स्कीम की बात ममता की है, उसमें भी युवा मतदाताओं को टारगेट करने की कोशिश है। उनको लग रहा है कि युवा मतदाता इससे प्रभावित होंगे और युवाओं का उनके तरफ रुझान बढ़ेगा, उनके साथ होंगे। साथ ही बीजेपी पर बाहरी और वोट के ध्रुवीकरण का आरोप कर ममता अपने वोट बैंक को, एक खास वोट बैंक को भी इंटैक्ट रखना चाहती है, कि अगर वो बाहरी की बात करेगी और ध्रुवीकरण की बात का आरोप लगाएगी तो उसका जो खास वोट बैंक है वो कहीं नहीं खिसकेगा, वो ममता के साथ रहेगा। तो ममता के ये सारे मजबूत पॉइंट्स हैं, ये उनकी स्ट्रेटजी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में अभी भी टीएमसी की मजबूत पकड़ है। ग्राउंड लेवल पर तो है ही, ग्रामीण इलाकों में भी मजबूत पकड़ है। गरीब तबका अभी भी ममता के साथ है। बाहरी बनाम बंगाल का नैरेटिव बड़े अच्छे तरीके से वो लगातार नैरेटिव सेट करती रही हैं, और प्रशासन और सरकार दोनों उसके हाथ में है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन कमजोरी ये है
कि नॉर्थ बंगाल में, जैसा हमने कहा कि जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे इलाकों में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है ममता की, वहाँ उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। ये एक बहुत चिंता की बात है टीएमसी के लिए। शहरी इलाकों में भी उसके वोट बैंक काफ़ी खिसके हैं टीएमसी के। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अग्रेसिव होकर, चाहे वो ममता के खिलाफ हो, ममता के मंत्रियों के खिलाफ हो, ईडी के रेड्स हो, ईडी की कार्रवाई हो, उनके नेताओं के खिलाफ हो, उनके भतीजे के खिलाफ हो, जिस तरह से अग्रेसिव होकर बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है, यहाँ ममता थोड़ी बेबस सी दिखती है। वो जनता को क्या जवाब दे इस मुद्दे पर। ये तो हुई ममता और बीजेपी की बात। अब आइए दो और प्लेयर की बात कर लेते हैं जो छोटे प्लेयर हैं। अब कांग्रेस और लेफ्ट। आप याद करिए, एक समय में लेफ्ट की सरकार होती थी, लगातार कई सालों तक कांग्रेस की सरकार होती थी। आज ये दोनों ही सही मायने में कहें तो बुटकटुआ पार्टी बन के रह गई। कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ा नुकसान ममता को होगा। कांग्रेस अगर जो भी वोट काटेगी, जो मैंने कहा बुटकटुआ पार्टी, तो एक तरह से कांग्रेस का सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान ममता के लिए बहुत बुरी खबर है। ममता को ही नुकसान होगा, फायदा बीजेपी को होगा। लेफ्ट पार्टीज का भी वही हाल है। और सही मायने में कहें तो ना तो कांग्रेस ना ही लेफ्ट सीधी लड़ाई में है, वो बस एक बुटकटुआ फैक्टर है। ममता को नुकसान होगा और कई सीटों पर बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से फायदा होगा। ममता के एक और एमएलए जो बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर, वो पार्टी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। जो मुस्लिम वोट, जो मुस्लिम मतदाता जिन्हें ममता अपना समझती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है। वो जो वोट में सेंग लगाएंगे तो वो टीएमसी का ही वोट होगा। तो ममता के लिए कांग्रेस, लेफ्ट, ओवैसी, हुमायूं कबीर जैसे लोग, ये जितना भी वोट लाएंगे, ये सब ममता के झोले से ही जाएगा, ममता के ही वोट होंगे। अब आपको वोट ब्लॉक एनालिसिस बताते हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। महिलाएं 49% हैं वहाँ पे, यानी सबसे पहले जिन्होंने महिला वोटर को साध लिया, उनकी जीत काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाएगी। और यही वजह है कि केंद्र अपनी योजनाओं को लेकर बात कर रही है, घोषणाएं कर रही हैं। ममता महिलाओं को लेकर अपनी योजना को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं, महिलाओं को लेकर बात कर रही हैं। 49% महिलाएं हैं। शहरी युवा बीजेपी का कोर वोटर है और यही वजह है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का नैरेटिव सेट करने में बीजेपी लगी है ताकि युवाओं को जोड़ सके, शहरी युवाओं की बात कर सके। मुस्लिम वोट 27% है और इसमें से 90% ममता के साथ है। और ममता की सबसे बड़ी ढाल यही है, 27% वोट। लेकिन अब जिस तरह से इसमें, जैसे हमने कहा, सेंग लगने की बात हो रही है, तो ममता का ये ढाल भी कमज़ोर हो सकता है। और हिंदू का, जैसे हमने कहा, हिंदू वोटर अगर 60 से 65% बीजेपी को मिलते हैं तो फिर बीजेपी के लिए ये जीत आसान हो सकती है, बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तय कर सकती है। ये बात तो तय है कि यहाँ दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो कैडर, एक कैंपेन। जितना ज़रूरी कैंपेन है उतना ज़रूरी ही कैडर है और दोनों ही पार्टियां ये कर रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी निर्णायक लड़ाई आर पार के मूड में है, तो ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी सत्ता को बचाए रखने की है। धन्यवाद।